हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है किसके ऊपर? आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने क्या किया? पिछले लेक्चर में हमने किया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का लेक्चर 1 किया था। उसमें हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और हमारे जो होते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना था, सारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना था, सारा कुछ जान लिया था कि कैसे वो बनता है, कैसे हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम उसको यूज करते हैं, डिफरेंस बिटवीन चार्जेस, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, ये सारा हमने उस लेक्चर में स्टडी कर लिया। और इस लेक्चर में हमारे जो भी टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्ब लॉ हम स्टडी करेंगे, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बहुत छोटा सा है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है बट छोटा सा है। इसमें क्या है, कूलम्ब लॉ बता दिया हमने, और कूलम्ब लॉ के बाद हमने उसकी डायरेक्शंस बतानी है। डायरेक्शंस बताने के लिए आपको पता ही है कि क्या करते हैं, तो वो भी हम आपको करेंगे इस लेक्चर में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये भी हम स्टडी करेंगे। एक पॉइंट चार्ज के तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ये दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। इन दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन आता है, वो भी हम आज करेंगे इस लेक्चर में। टॉर्क्यू बिल्कुल करेंगे हम, टॉर्क्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिफॉर्म, ये इसके ऊपर है टॉर्क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता होंगी तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर सकते हैं तो आप गॉसेस लॉ कर सकते हैं, सही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं से ही आपको आगे आगे चल के गॉसेस लॉ आएगा। गॉसेस लॉ का 3rd लेक्चर होगा, उसमें गॉसेस लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन सारा उसमें कवर होगा। ओके, सो ये आज का लेक्चर हमारा होने वाला है। इसका शेड्यूल आपको बता दिया, टॉपिक्स आज हम क्या करेंगे। और हमारा जो हमारा नाम है वो आप सबको पता ही होगा। हमारा नाम शरणप्रीत सिंह, और काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जानते होंगे मुझे, बट हाँ काफ़ी न्यू भी होते हैं। तो मेरा नाम है शरणप्रीत, और फिजिक्स क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो करते हैं स्टार्ट। लाइन वाइज करेंगे टॉपिक्स को, जिससे कि हमें थोड़ी सी भी मुश्किल ना आए समझने में, है ना। तो कूलम्ब लॉ क्या कहता है? कूलम्ब लॉ कहता है आपको ना, जब कूलम्ब लॉ हम पूरा डिफाइन कर लेंगे तो आपको एंड में ना एक चीज एंड में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये देखा देखा लग रहा है कुछ। हाँ, वो बिल्कुल देखा देखा है। और आपको मैं हिंट दूं थोड़ा सा, आप जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करके रखिए, उसके बाद आप मिलाना, आपको कितनी खुशी होगी देखना। फिर मैं आपको हिंट देता हूँ, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने कुछ स्टडी किया था, फोर्स के बारे में, फोर्स का कुछ फॉर्मूला स्टडी किया था। हाँ, जल्दी जल्दी से बोलिए, और उसी के जैसा इसका आंसर आने वाला है। तो कूलम्ब लॉ कहता है कि जो फोर्स है, कूलम्ब लॉ कहता है कूलम्ब लॉ कहता है कि जो फोर्स है, ये 2 तरीके से कहता है, 2 पॉइंट्स में कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ये चार्जेस हैं दो, Q1 Q2, ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। ये आपके 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। आप सभी ध्यान से समझिए, ये आपके पास 2 चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। आवाज नहीं आ रही? सो कौन से चार्ज है, Q1 एंड Q2, ओके, आइए साउंड, ओके। तो आपके ये चार्ज है Q1 एंड Q2, और आपको पता है कि इनके बीच का डिस्टेंस है जो R है ना। तो कूलम्ब लॉ कहने लगे, आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, तो कूलम्ब लॉ क्या कहता है, कूलम्ब लॉ कहता है कि F इज सबसे पहले केस में, एंड सेकंड केस एक और है, तो उसमें सेकंड केस में बता देंगे हम आपको। पहले केस में कह रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस 1 2, so this is the F is directly proportional to the Q1 Q2, okay, and F is inversely proportional to, second case में कह रहा है F is inversely proportional to the square of the distance between two charges। क्या कह रहा है,
F is inversely proportional to the square of distance between two charges. दोनों चार्जेस के बीच जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इसके किस फोर्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है. क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. आपके पास ये दो केस आ गए. इसको इरेज कर दूं? ओके. इसको इरेज कर दूं? ओके, बिकॉज इसकी हमें ओनली समझने के लिए किया है. यस. तो फिर क्या हुआ, फिर कहने लगे कि ये दो आ गए हमारे पास. अब इन दोनों का क्या करें? इन दोनों का कुछ मिक्सचर बना दें. इन दोनों का कुछ मिक्सचर सा. सेम है, फोर्स सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना. और Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय आर स्क्वायर. सही है. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. समझ में आया? कुछ लग तो रहा है देखा सा कुछ. आपने कहा भी था कि पढ़ ले, +1 में हमने एक चैप्टर ग्रेविटेशन में पढ़ा था. बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, पर इसमें थोड़ी सी कमी है. कमी कौन सी है वो पूरी करें हम. तो कमी है इसमें F इज इक्वल्स टू किसके? कांस्टेंट के. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, के कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अब भाई ये एक एंड फॉर्मूला आ गया. आपको पता है कूलम लॉ ने कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड F is inversely proportional to the square of the distance between them, है ना. टू चार्जेस के डिस्टेंस बिटवीन देम. उनको कंबाइन किया. कंबाइन करके उनको हमारा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था उसको हटा दिया, कांस्टेंट लग गया. अब कांस्टेंट की बात की जाए तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट की कोई वैल्यू होती है तो कांस्टेंट की वैल्यू होगी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके. और इसकी एक और भी कांस्टेंट की वैल्यू एक और भी है. इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹. ये इसकी कांस्टेंट की क्या है, वैल्यू है. जहां पे जो यूज में आई उसको यूज में ले लेना. दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड दिस इज अ कूलम लॉ. राइट डाउन इट. वेरी इजी. बहुत आसान लॉ है ये. इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है. बहुत आसान है ये सारे टॉपिक्स. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इतना आसान चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है. आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ना 3 लेक्चर्स में ओनली. नोट कर लिया? ओके. चलो, कूलम लॉ क्लियर हो गया. कूलम लॉ क्लियर हो गया सर. अब करते हैं कूलम लॉ. क्या? कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म. अब भाई वेक्टर फॉर्म आ गया. वेक्टर फॉर्म में क्या करना होगा? कूलम लॉ तो पढ़ लिया. वेक्टर फॉर्म में क्या करना होगा? अब वेक्टर फॉर्म में बताते हैं आपको क्या करना होगा. आपके पास 2 चार्जेस हैं Q1 Q2 है ना. अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनके दोनों का डिस्टेंस बिटवीन क्या है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? R है, हमें पता है. और अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लीजिए दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. वेरी गुड. तो क्या करेंगे? दोनों रिपेल ईच अदर करेंगे. तो रिपेल किस फोर्स से करेंगे? रिपेल करेंगे इनको. देखो, इनको रिपेल कर देंगे. इन्होंने रिपेल किया एक दूसरे को. सही बात है. इन दोनों ने रिपेल किया Q1 Q2. तो इसने कितना रिपेल किया? किस डायरेक्शन में रिपेल किया? यहाँ पे देखो फोर्स, इस फोर्स एंड ये फोर्स. सो Q, देखो Q1 क्या फोर्स लगा रहा है उस पे? Q1 क्या फोर्स लगा रहा है उस पे? मैं आपको बताता हूँ. 2 मिनट. ओके. सो यहाँ पे Q1 क्या फोर्स लगा रहा है इस पे? देखो Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है. तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1. क्या? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. मैंने क्या कहा? ध्यान से समझिए. समझ नहीं आ रहा? ओके, समझ नहीं आ रहा तो ये ऐसे नहीं समझ आएगा. आप लीजिए कि आपके पास ये है और आपके पास ये है. 2 चार्जेस हैं Q1 Q2 और इस पे फोर्स लग रही है, यानी कि आप पे फोर्स लग रही है. समझ लीजिए मेरे द्वारा आप पे फोर्स लग रही है.
तो आप क्या कहोगे, फोर्स ऑन राम ड्यू टू शरण, फोर्स ऑन राम ड्यू टू शरण। और अगर मेरे पे फोर्स लग रही है राम के द्वारा, या फिर किसी और, किसी का नेम है तो उसके द्वारा लग रही है मेरे पे फोर्स, तो मेरा नाम क्या होगा, तो मेरे पास क्या लगेगा, फोर्स ऑन शरण ड्यू टू एनी नेम, किसी भी नाम का कोई हो सकता है, ड्यू टू पर्सन। तो मेरे ऊपर फोर्स लग रही है, किसके द्वारा लग रही है, फोर्स ऑन टू, टू के ऊपर फोर्स लग रही है, एंड ड्यू टू वन, वन के द्वारा लग रही है। समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। तो इधर को क्या लगेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। बहुत आसान है, बहुत आसान है, वेरी इजी, वेरी इजी। और इसमें एक और बात आती है, अब इसमें ना एक आर कैप आ जाता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इधर को लगेगा और ये इधर को लग रहा है, हमको पता है कि ये इधर को लग रहा है और ये इधर को लग रहा है, सही बात है, ये इधर को लग रहा है और ये इधर को। तो इसको देखो, फोर्स ऑन, देखो ये आर आ गया, आर क्या है, डायरेक्शन बतानी है। अब डायरेक्शन वन, वन डायरेक्शन, डायरेक्शन वन की किधर को है, टू की ओर। सो डायरेक्शन वन की किधर को है, टू की ओर है, डायरेक्शन ऑफ वन किधर को है, टू की ओर है। और इधर डायरेक्शन टू की किधर को है, डायरेक्शन ऑफ टू किधर को है, वन की ओर। सो Q2 की डायरेक्शन किधर है, टू वन की ओर, एंड Q1 की डायरेक्शन किधर है, वन टू की ओर। यानी कि वन से लेकर टू तक किधर को डायरेक्शन जा रहा है, जिधर की टू की डायरेक्शन है उधर को वन जा रहा है, एंड जिधर वन की डायरेक्शन है उधर को क्या जा रहा है, टू जा रहा है। ऐसे समझ लेना चाहिए, ऐसे एक माइंड मैप बना लेना चाहिए जिससे कि हमें जल्दी से समझ में आ जाए। ओके, सो अब आप बताओ, फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से। तो इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगी है Q1 Q2, फोर्स लगी है Q1 Q2, डिस्टेंस है R स्क्वायर। तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा, R कैप 1 2, यानी कि हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी साथ में। वेक्टर फॉर्म में हमें क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, यानी कि 1 से कहां है, 2 तक है। अगर फोर्स ऑन 1, अगर फोर्स ऑन, देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रही है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रही है, तो हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रही है, तो हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होगी, R2 होगी, 1 2 होगी। देन जब हमारे पास फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रही है, ध्यान से देना, ध्यान से देखना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रही है, क्या लग रही है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रही है, ऐसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, समझ रहे हो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रही है, तो हमारे पास जो आएगा डायरेक्शन आएगी, देखो इधर को लग रही है ना डायरेक्शन, तो इसका जो R होगा, फोर क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रही है, इधर को लग रही है, तो R कौन सा होगा, R कैप 2 1 डायरेक्शन होगी इसकी। समझ लेना चाहिए इसको, ये समझ लो, जिधर को डायरेक्शन लग रही है। अगर मैं आपको बताऊं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रही है, फोर्स लग रही है, सॉरी 2 ड्यू टू 1, ओहो सॉरी स्टूडेंट, सॉरी गलती हो जाती है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रही है, मुझसे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, माफ कीजिए। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि फोर्स 2 पे लग रही है 1 के द्वारा, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, 1 2 होगी, डायरेक्शन कौन सी होगी, R1 2 होगी, R कैप 1 2। अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रही है, 1 के ऊपर 2 के द्वारा फोर्स लग रही है, तो हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होगी, R2 1। सो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा R कैप 2 1, सो R2 1। ऐसे हमने डायरेक्शन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। समझ में आया, सॉरी मैं थोड़ा सा गलती कर गया था यहाँ पे, आपने बता दिया, थैंक यू। ओके क्लियर, नो डाउट, कुछ भी नहीं है, बस वेक्टर फॉर्म है, कॉलम जॉइंट वेक्टर फॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक शेप्स आनी चाहिए, डायग्राम आनी चाहिए, आपको क्लियर हो जाएगा सारा। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, समझ गया आप ना। जिधर को फोर्स लगेगी डायरेक्शन उसके किधर होगी, जिधर को फोर्स लग रही है, जिधर को फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, वो डायरेक्शन क्या शो करता है, R कैप शो करता है। ओके
क्लियर क्लियर है सर, कोई बात नहीं सर, प्रैक्टिस करेंगे एक बार, तो एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार नहीं कम से कम 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं होगा। कम से कम 2 बार लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर कम से कम आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर जाके ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम के डे आपको देखना नहीं पड़ेगा। ओके क्लियर क्लियर। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब भाई बात आ गई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? मान लीजिए आपको सो कांस्टेंट की वैल्यू पता है क्या होती है? एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। मैं यहां पे लिख दूंगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख देता हूं मैं। और सबसे पहले आपको एफ वैक्यूम एंड एफ मीडियम, इसकी वैल्यूज क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके सो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपके पास ये आ गया, आपके पास क्या आएगा? ये आ गया। और एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन, मीडियम का ओनली एप्सिलॉन होगा, ठीक है ना, मीडियम का ओनली एप्सिलॉन होगा। ओके मीडियम का एप्सिलॉन एंड वैक्यूम का एप्सिलॉन नॉट। अब ना इसकी के की कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो, अब इसको समझने की बात है, समझने की बात तो है बट हम समझेंगे थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा सा स्लोली समझाना। ओके स्लोली समझाते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट का मतलब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहता है? फोर्स ऑन वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। अब वैक्यूम में अगर आपकी 80 है, वैक्यूम में अगर आपकी 80 वैल्यू है तो आपकी मीडियम में कितनी होगी? तो आपका कांस्टेंट क्या होगा? समझ रहे हो? तो आपका मीडियम क्या होगा? अगर आपका मीडियम, देखो मीडियम में आपकी कितनी भी हो, मीडियम में आपकी समझ लो 40 है, तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा? 2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा? 2। अगर आपका वैक्यूम में 70 है और मीडियम में 35 है तो आपका क्या आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? 2। ऐसे चलता चलेगा, मैं ये जस्ट एग्जांपल के लिए किया था, चलो कोई बात नहीं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जानने की बात है तो कांस्टेंट क्या आता है? एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम का अगर रेशियो करें तो कर दें, एफ वैक्यूम, वैक्यूम का क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्रॉस इट 1/4 पाई 1/4 पाई, क्रॉस इट। सो आपके पास रेशियो का रही 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन बाय 1, बिकॉज 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बाय 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो आपको पता ही है यार, बहुत कॉमन सी बातें हैं, बहुत कॉमन सी बातें हैं। वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। अब कांस्टेंट की वैल्यू ही है। अब आपके पास ये क्या आ गया? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आपकी के की वैल्यू है। कांस्टेंट का क्या आ गया? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। नोटेड। और आपको बता दूं के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू वैक्यूम में, के की वैल्यू एयर में एंड के की वैल्यू वाटर में। वैक्यूम, एयर, वाटर। के की वैल्यू वैक्यूम में होती है 1, के की वैल्यू एयर में होती है 1 ही होती है अप्रॉक्सीमेट। कुछ पॉइंट्स आगे जाके कुछ इसकी वैल्यू थोड़ी सी मिनिमम सी ज्यादा होती है बट बाकी 1 ही होती है अप्रॉक्सीमेट।
एंड वाटर की वैल्यू कांस्टेंट की होती है 80, 160/2 80 होती है इसकी। ओके, वैक्यूम की होती है 160 एंड दी वाटर के लेवल में देखें 160 एंड वाटर की होती है 2, है ना। तो आपके पास वाटर की क्या आ जाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 80 आ जाता है। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नोट इट फास्टली। कर लिया नोट? ओके, सो नोट कर लिया, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, हमें समझ आ रहा है, बट हाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कंफ्यूज वाली तो कोई बात ही नहीं, हम एक बारी लेक्चर, एक बारी अपना रीडेशन, एक बारी अपने रिवीजन, एक बारी लेक्चर, एक बारी रीडिंग, एक बारी रिवीजन, 3 स्टेप कीजिए, 3 स्टेप कीजिए। वॉच लेक्चर हमारा नहीं, किसी का भी लिखिए। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि ये आपके को प्रोसेस हो सकता है जो आपको कह सकता है, जो कॉन्सेप्शन को क्लियर कर सकता है, क्वेश्चन क्लियर कर सकता है। वॉच लेक्चर, फिर उसके बाद रीडिंग, फिर उसके बाद रिवीजन, फिर उसके बाद सिंगल टेस्ट, एंड योर टॉपिक इज क्लियर, एंड योर टॉपिक इज क्लियर। सो ये आपका एक हो सकता है कि आपको हेल्प कर दे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। ओके, अब आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पधार रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही है और कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आप मानिए आपके पास एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज, कोई सप्लीमेंट्री चार्जेस का सरफेस क्या है प्लस चार्ज, जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है चार्ज बिल्कुल इक्वली। बिल्कुल इक्वली क्या किया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो मैंने क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही कोई? ओके, तो जो इसमें देखो, अब हम क्या बात कर रहे थे हमारी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये सप्लीमेंट्री चार्ज है, सप्लीमेंट्री चार्ज है, और हमारा टेस्ट चार्ज है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ क्या कर रहा है, इसको टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ फोर्स लगा रहा है, कितने मतलब कि फील्ड तक, कितने फील्ड तक, किस फील्ड तक इस पे फोर्स लग रही है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके द्वारा एक टेस्ट चार्ज ले लीजिए आप, उस टेस्ट चार्ज पे कहाँ तक, किस फील्ड तक, किस एरिया तक, किस डिस्टेंस तक क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, किस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उस पॉइंट चार्ज के ऊपर, तो वो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, समझ में आया बात? मैं कह रहा हूँ कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सप्लीमेंट्री चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका अगर ये पॉइंट चार्ज है, इसका टेस्ट चार्ज है, समझ गए? और इस टेस्ट चार्ज पे ये कहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, जब तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, वो इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। ओके, क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बस सिर्फ और सिर्फ आगे चल के आएंगे थोड़े से, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं बोलने में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, P इज इक्वल्स टू K/Q/R²। एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, K/Q/R²। कांस्टेंट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/R², बिकॉज़ यहाँ पे दूसरा चार्ज ही नहीं है कोई।
अगर सिंगल चार्ज है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर डबल चार्ज है तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए? इतना ही। ओके, इसका ये फॉर्मूला ये याद रखना, आगे जाके बहुत जगह पे काम आएगा, बहुत ज्यादा जगह पे काम आएगा। ओके ओके, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया। इलेक्ट्रिक क्या है? डाइपोल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डाइपोल, डाइपोल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब डाइपोल ये होता क्या है? आपने टू चार्जेस ले लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपने टू चार्जेस ले लिए Q1 या फिर Q, है ना? आपने टू चार्जेस ले लिए Q1 Q2, Q पॉजिटिव Q नेगेटिव, है ना? अब आपके पास इसका जो डिस्टेंस है ना वो क्या है? 2a है। इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2a है। और इसका जो वेक्टर है, इसका जो वेक्टर है, देखो आपके पास टू चार्जेस हैं, समझिए टू चार्जेस हैं Q1 Q2 या फिर Q पॉजिटिव Q नेगेटिव। मेरी बात समझ रहे हो? Q पॉजिटिव Q नेगेटिव आपके पास चार्जेस हैं एंड आपके पास डिस्टेंस कितना है? 2a है। तो आपके पास अगर P वेक्टर निकालना हो या फिर P निकालना हो तो P कैसे निकलेगा? सो यहाँ पे P की वैल्यू आती है Q चार्ज, अगर इधर को लगेगा तो Q, अगर इधर को लगेगा तो Q मल्टीप्लाई बाय 2a। तो यहाँ पे Q1 Q2 नहीं आता है, इसकी वैल्यू आ जाती है डायरेक्ट, इसकी वैल्यू आती है P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय 2a। ये एक रिलेशनशिप है, ये क्या रिलेशनशिप है? और ये रिलेशनशिप बहुत जगह पे यूज आएगा। जहां पे आपको 2aq यहाँ पे भी शो होते हैं, उनको P बना देना है, उनको किस में कन्वर्ट कर देना है? P। इसमें पूछूंगा मैं, आगे हम इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पता करेंगे, उसके हम बात करेंगे, उसमें हम स्पेशली इसके ऊपर स्पेशली बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे कि आपको जो रिलेशन दिख रहा है 2aq जहां पे भी बन गया तो वहां पे आपने उसको क्या करना है? वहां पे उसको आप कन्वर्ट करके क्या लिख देना है? P लिख देना है। समझ गए? तो भाई अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपने सुनना है, जिसके बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकते, जिसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, 1% भी उसको छोड़ नहीं सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कहने की क्या जरूरत है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कहने की जरूरत इसलिए है, आप देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, समझ गए? अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट आ रहा है। अब एक्सियल पॉइंट समझते हैं, मैं इसका ले दूं एक्सियल पॉइंट। आपके पास टू चार्जेस हैं Q1 Q2 या फिर प्लस Q नेगेटिव Q। हो गया? डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? सेंटर, ये A डिस्टेंस है, ये A डिस्टेंस है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। आपके पास Q नेगेटिव Q पॉजिटिव और आपके पास ये क्या है? सेंटर है O, सेंटर है O। ध्यान से सुनना मेरी बात, दो चार्जेस एंड इसका सेंटर है O एंड ये डिस्टेंस है A इतना सा, ये है A इतना सा। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2a। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2a हो गया। सही बात कह रहा हूं मैं? ओके, तो आपने यहाँ पे एक ना बाहर कोई P पॉइंट ले लिया, एक्सियल पॉइंट, यानी कि एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, यानी कि एक्सियल पॉइंट पे, यानी कि एक्स पे, एक्सेस पे, एक्सियल मतलब एक्सेस पे होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? इसको नहीं, इसका डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से सेंटर से? इसका डिस्टेंस होगा r, इसका डिस्टेंस होगा r बेटा। ओके, इसका डिस्टेंस होगा r। और अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर हमने बात करनी है E की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड तो E वेक्टर कौन सा? Q पॉजिटिव वाला। EQ पॉजिटिव वाला निकाल रहे हैं तो EQ पॉजिटिव वाला निकालो, EQ पॉजिटिव, और सॉरी EQ नेगेटिव वाला निकाल दें। सबसे पहले नेगेटिव वाला, इससे P तक जाना है, समझिए मेरी बात को। Q नेगेटिव
टू पी, क्यू नेगेटिव टू पी। ई का फॉर्मूला पता है आपको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू पता करनी है। आर की वैल्यू क्या आर ही है? नो, आर की वैल्यू देखो, क्यू, क्यू से पी, तो यानी कि क्यू का ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये आर डिस्टेंस आर, तो यहाँ पे ए एंड ये सारा आर है, ए आर के बीच आ गया ना, आर डिस्टेंस ए के बीच आ गया ना, तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ए, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू आर प्लस ए, तो ये आ जाएगा आर प्लस ए दा होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात या फिर नहीं आ रही? समझ में आ रही है मेरी बात या फिर नहीं आ रही? ओके, दोबारा से समझ लेते हैं। आपके पास ये चार्जेस है क्यू नेगेटिव, क्या 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 कह रहा हूं मैं, ये आपके पास चार्ज क्यू नेगेटिव एंड क्यू पॉजिटिव, समझ रहे हो? आपके पास ये ओ है, पॉइंट सेंटर वाला, डिस्टेंस ए है, ए डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 2a है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 2a है, और इस सेंटर से ये हाफ डिस्टेंस इस आर के बीच आ गया, ये इंक्लूडेड है, आर क्या है इसके इंक्लूडेड है, आर में प्लस पहले ही हुआ है ना, तो आप कर सकते हो 2a माइनस, या फिर आप कर सकते हो आर प्लस ए द होल स्क्वायर, यानी कि देखो एक तो डिस्टेंस ये सारा हो गया, ये सारा डिस्टेंस तो हो ही गया, प्लस ये डिस्टेंस भी तो है, ये डिस्टेंस भी तो क्यू नेगेटिव से है ना, तो ये आ गया आर प्लस ए। अब ई पॉजिटिव क्यू, इसमें आपने पी कैप लगाने अगर आप वेक्टर पा रहे हो, अगर आप वेक्टर नहीं डाल रहे हो तो आपने पी कैप एंड में डाल देना, बिकॉज एंड में वेक्टर आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू निकालना है, पॉजिटिव क्यू निकालना है, तो अब पॉजिटिव में और बात अलग आ गई। अब ये टोटल आर है, जाना हमने क्यू से यहाँ पे पी तक है, तो ये ए तो निकल गया ना, तो आर माइनस ए हो जाएगा, आर माइनस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए दा होल स्क्वायर। बस इस डायग्राम से हमने इतना ही समझा। कहाँ पर निकालनी है हमने? यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे ई एक्सियल, ई एक्सियल निकालेंगे हम, इस पे कर देते हैं। आपके पास ये टू चार्जेस आ गए। अब आपको पता है ई एक्सियल क्या होता है? आपको पता है ई एक्सियल क्या होता है? ई एक्सियल क्या होता है? अब मैं वेक्टर बाद में डालूंगा एंड पे बिल्कुल। ई एक्सियल होता है, ई एक्सियल होता है ई वेक्टर नेगेटिव क्यू, ई वेक्टर नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू माइनस ई वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव क्यू। समझ रहे हो मेरी बात? ई वेक्टर पॉजिटिव क्यू माइनस ई वेक्टर नेगेटिव क्यू। अब इसमें आपको क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट कर दो, के क्यू अपॉन आर प्लस ए द स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए द होल स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को? आर माइनस ए द होल स्क्वायर। इसको नोट कीजिए, रेज कर रहा हूँ स्कूल में, उसके बाद आगे चलेगा। ओके, ये मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। अब क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे होगा ये कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू कॉमन निकल जाएगा, के क्यू कॉमन। बताऊंगा अब आपको, यहाँ पे एक अलग सा काम होगा, 1 बाय आर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1 बाय आर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये मैंने क्या किया, इसका कॉमन एरिया ले लिया। देखो के क्यू बाहर आया, 1 बाय ये बच गया, 1 बाय ये बच गया अंदर, सही है, 1 बाय बच गया। और अब इनका एलसीएम ले लो, इनको कंबाइन कर दो, इनका ऊपर एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा के क्यू आर माइनस ए होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर, आर माइनस ए होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर। सॉरी, इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे।
ओके, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे हो गई, हम इसको थोड़ा सा क्या ले गए, उल्टा ले गए। प्लस ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का फर्क पड़ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये थोड़ा सा फर्क डल गया था, थोड़ा सा फर्क। देखो प्लस माइनस की गलती सारा आंसर गलत हो जाता ना। तो देखो अब ये आर आ गया, अब ये आर आ गया डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है? कुछ गलती इसमें, कुछ गलती ढूंढिए जल्दी से। नो, एनी नॉट। अब देखो इसमें क्या आएगा, के क्यू, आप इसको सॉल्व कर दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar डिवाइड बाय, हमें पता है कि जो r है वो मच ग्रेटर देन a है, तो हम a को निगलेक्ट करके चलते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, r की पावर, हमारे पास क्या बच जाएगा, r की पावर 4। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आपके पास एट द एंड क्या बचेगा, ई एक्सियल क्या बचेगा आपके पास, के क्यू 4ar 2 to 4ar, के क्यू 4ar अपॉन आर की पावर 4, अपॉन आर की पावर 4। समझ आ रहा है? अपॉन मैंने आर की पावर 4 क्यों लिखा, बिकॉज आर की पावर 4 यानी कि ए तो कैंसिल ही हो गया, बिकॉज ए को निगलेक्ट कर दिया हमने, तो आर की 2 ये थी, 2 ये थी, तो ए की पावर 4। सही है? अब हमारे पास क्या आएगा, ई एक्सियल, आर से एक आर की कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आर की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास रह जाएगा, और आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इसमें 4 से 2 में निकाल दो, 2a क्यों निकल रहा है, 2a मल्टीप्लाई क्यों दिख रहा है ना, तो ये आ जाएगा 2p के अपॉन आर की पावर 3, या फिर आप लिख सकते हो कांस्टेंट 2p अपॉन आर स्क्वायर, कांस्टेंट 2p अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगी ई एक्सियल वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। नोट कीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आसान भी है। नोट कर लिया? इसमें हुआ कुछ भी नहीं, इसमें हुआ कुछ भी नहीं। देखो इसे क्यू नेगेटिव क्यू पॉजिटिव, इसको नेगेटिव किया, इसको कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, आइडेंटिटी लेके इस पे सॉल्व किया, सॉल्व के जो कैंसिल आउट हुआ कैंसिल आउट किया, बाकी इस पे यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया हमने, और फॉर्मूला में जो कैंसिल आउट हुआ वो किया, और यहाँ पे देखो कहीं वो ये समझ नहीं आया होगा, तो ये बन गया के क्यू, इसको हम 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, ए आर 2ar। अब r से तो r कैंसिल हो गया, r की पावर 3 रहेगी, r की पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। 2aq मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कुछ इसका वैल्यू p इज इक्वल्स टू q टू a, ये मैंने आपको कुछ बताया था। हाँ याद तो आ रहा है सर, आपने बताया तो था, बट अब पता नहीं क्यों हम जल्दी भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जल्दी भूलते हैं सर, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करके अपनी भूलने की शक्ति को थोड़ी सी क्या करेंगे, कम करेंगे, जो भूलने की हमारे पास शक्ति बढ़ी पड़ी है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, एट द एंड एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट क्या आ गया, K2p अपॉन RQ। अब आप इसमें रिलेशन देखना, इसका हम लिख के रखेंगे, बिल्कुल एंड पे लिख के रखेंगे, इसको नोट तो कर लिया होगा आपने, सही है।